हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और 2022 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 40 ही बनाना रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो हीरा अधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो जिलेटिन का बना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि धारा किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किससे मापा जाता है। तो धारा एमीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्टमीटर से मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। तो लाल रंग का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीतल किससे मिलकर बना होता है। तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है ये किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो किनारे पर पतला बीच में मोटा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और ये शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त कैसा होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला दिखाई देता है। तो वायुमंडल नहीं होता है और प्रकीर्णन नहीं होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो ओस्टर्ड ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चांदी का प्रतिरोध होता है ये नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन डी, यहाँ पे विटामिन डी मिलता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है, तो जब शरीर में विटामिन ए के कमी हो जाता है तो रतौंधी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसे आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि
एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा होता है, तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण से हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनी किरणों को कौन छानता है, तो ओजोन परत छानता है। और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 HZ यानी 50 हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो जाइलम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो दूरबिंदु अनंत होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु कितना होता है। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की लंबी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो दो आबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन
ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था, तो साधारण मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को हम जल या सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो फास्फोरस होता है इसको हम पानी में यानी जल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा और उल्टा बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये उपचयन की अभिक्रिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। इसे आपको याद रखना है। और अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, नहीं ऑक्सीजन निकलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो ये त्वचा से श्वसन करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और 2022 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही ऐसे प्रश्न रहेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस मॉडल पेपर को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन ऊष्मा का कुचालक है।
तो जो लेड होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसके कमी से होता है। तो शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घेंघा को गलगंड भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मीथेन होता है इसका कितना सहसंयोजक बंधन होता है। तो जो मीथेन होता है इसका 4 सहसंयोजक बंधन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो जो मनुष्य का वृक्क होता है ये उत्सर्जन का कार्य करता है। शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकालता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी का नहीं होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीएनजी का उपयोग कहाँ पे होता है, तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में होता है। और सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मस्तिष्क होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है।
तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है यानी चालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक वन संपदा का उदाहरण है, तो लकड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73
73 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय धातु कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जो समतल दर्पण होता है इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडलीफ ने बनाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर के काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब 8 बजे रिवीजन क्लास होगा, तो आप लोग रिवीजन क्लास में जरूर जुड़िएगा। और हिंदी का टेस्ट चल रहा है वेबसाइट पे, अगर आप हिंदी का टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके आप लोग हिंदी का टेस्ट दे लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।